नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी। आपने ग्राम पंचायत गौरा के पंच के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, नगरपालिका अध्यक्ष और उसके बाद अब राज्यसभा की सदस्य के रूप में देश को सेवाएं दे रही हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि किसी भी राजनीतिक दल में महिलाओं को कितना महत्व दिया जा रहा है। ओवरऑल राजनीति में 33% आरक्षण की बात तो निकल पड़ी और अंजाम तक पहुंच भी गई, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कितनी है? चूंकि माया नरोलिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये प्रश्न करना बेहद जरूरी है कि माया जी ने पंच के रूप में काम किया और माया जी जब राज्यसभा जाना है, ये सूचना आपको मिली तो कैसा महसूस किया? क्या पहले से ज्ञात था कि राज्यसभा पहुंचना है? ये जो प्रश्न आपने किया, मुझसे बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया कि आपको पहले से जानकारी थी। तो ये सत्य बात है, मुझे पहले से बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के कामों को और कार्यकर्ता के आचरणों को देखकर किस कार्यकर्ताओं को किस दायित्व की जिम्मेदारी देना, ये भारतीय जनता पार्टी में है। मैं आपको सत्य बता रही हूँ कि मुझे उस दिन बसंत पंचमी का दिन था, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के स्कूल में शिक्षिका थी, मैं वहाँ पर पढ़ाती थी। और मैंने, चूंकि मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बन गई थी, तो मैंने वो विद्यालय छोड़ दिया था। तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मुझे हर साल बुलाया जाता था। तो मैंने कहा मुझे जाना है पूजन में, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा भोजन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो मैंने लौकी की सब्जी काटी और वो छौंकी और एक तरफ मैं रोटी सेकने लगी। उस बीच में मेरा बेटा है विकास नारोलिया, वो चुपचाप से मेरे पास किचन में आया। तो 2-3 मिनट वो मुझे देखता रहा। तो उसने सोचा कि शायद माँ को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल निष्प्रकार होकर काम कर रही है, कुछ ना कुछ हलचल तो होती है। तो उसने मुझसे धीरे से कहा कि आपको बधाई हो। तो मैंने कहा किस बात की? तो बोले आप राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट की गई हैं। तो मैंने कहा तुमको किसने बताया? तो बोले मेरे पास एक फ़ोन आया। मैंने उससे एक ही जवाब दिया कि बेटा बहुत सी अफवाहें आती हैं, तो अभी ये चल रहा है राज्यसभा का, तो बहुत सी अफवाहें आती हैं, ये ऑथेंटिक खबर नहीं है जब तक अपने पास कोई सूचना ना आए। वो चला गया। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद वो उस पर टीवी पे चलने लगा। जब टीवी पे चलने लगा तो फिर बहुत से लोगों के हमारे पास फ़ोन आए कि आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई हैं। फिर पत्रकार लोग भी मेरे यहाँ आ गए। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मेरे संगठन से मुझे आधिकारिक कोई सूचना, अधिकृत कोई सूचना मिलेगी। आप आइए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी खुशखबरी लेके आए हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है, डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि दीदी आपको ढेर सारी बधाई हो, तो आप राज्यसभा के लिए आपका नाम निर्वाचित कर लिया गया है। फिर हमारे हितानंद जी भाई साहब का, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, तमाम हमारे सब फ़ोन आने लगे। फिर जब सबके फ़ोन आने लगे और मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग भी जब मेरे पास आ गए, फिर मैंने किचन में, अपने घर की पोशाक में ही किचन में थी, फिर मैंने वो आटे के हाथ धोए और फिर मैं पत्रकार भाइयों के पास गई। जब हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री जी का फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब पत्रकार मेरे यहाँ आए हुए हैं, सब लोग मीडिया वाले, तो उनसे मुझे क्या बोलना है? तो उनने मुझे एक ही बात कही कि तुमने अभी तक जो कुछ किया है राजनीति में, वो सब तुम बोल सकती हो और तुम अधिकृत रूप से राज्यसभा के लिए नामांकित की गई हो। बिल्कुल। और मेरा भी प्रश्न यही है, जो उन्होंने आपको कहा कि क्या कुछ किया है राजनीति में। चूंकि एक पंच की बहुत छोटा सा स्थान होता है काम करने के लिए, फिर आपको एक अवसर मिला कि नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आपको काम करना है, तो नगर की सरकार आपको चलानी है। ये जो सफर है, सफर की शुरुआत कैसे आपकी हुई? क्योंकि राजनीति में महिलाओं का आना सहज तो नहीं था।
आज जरूर है कि आज थोड़ी सहजता महसूस होने लगी है, क्योंकि वैसा वातावरण निर्मित हो गया है, राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है। तो माया नरोलिया कैसा अनुभव करती हैं जब वो पंच के रूप में काम करती थी, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम करती थी? जब मैं शादी होकर गई तो मेरा गांव है कड़ैया, मेरी ससुराल है। माखन नगर एक ब्लॉक है, बाबी था पहले नाम, लेकिन माखन लाल जी की नगरी है तो वो माखन नगर है। वहाँ पर कड़ैया गांव में मेरी ससुराल और चिलेचौन में मेरा मायका। जब मैं शादी होकर गई तो उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव थे। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में कुछ वार्डों में ऐसा था कि महिलाओं को किसी वार्ड से पंच बना दिया जाए। तो सब लोगों ने कहा मेरे पतिदेव से कि पढ़ी लिखी बहू आई है, एक काम करते हैं अपन इनको पंच बना देते हैं। तो मेरे पतिदेव चूँकि शिक्षक थे सरकारी नौकरी में, तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा हाँ पंच में बन तो जाऊंगी लेकिन फिर मुझे काम भी करना पड़ेगा, तो आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। क्योंकि ग्रामीण माहौल और उस समय के माहौल में महिलाएं राजनीति के नाम से ही डरती थी और ये कहा जाता था कि खासकर महिलाओं के लिए राजनीति बहुत गंदी होती है, महिलाओं को तो करना भी नहीं चाहिए राजनीति। और जो महिलाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाती थी तो उनको बहुत अच्छे सम्मान पूर्वक देखा भी नहीं जाता था। तो मैंने कहा अगर मैं पंच बनूंगी तो मैं घर रजिस्टर आकर हस्ताक्षर करने वाली पंच नहीं बनूंगी, मैं वो पंच बनूंगी जो मैं ग्राम पंचायतों में जाऊंगी। और चूंकि आप कह रहे हैं कि महिला को एक पंच बनना है, ये जरूरी है इस वार्ड से, तो फिर महिलाओं के हित की बात भी करूंगी। तो और अगर मैंने राजनीति में एक कदम आगे बढ़ा दिया तो ये कदम मेरा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप मुझे मौका दे रहे हैं तो आपको विश्वास करना होगा। मेरे पतिदेव ने कहा बिल्कुल पूरी तरीके से आप स्वतंत्रता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरा करें और जाएं। जब मैं पंच बनी, पंच बनने के बाद ग्राम पंचायत की बैठकें होती थी। तो ग्राम पंचायत थी, हमारी ग्राम पंचायत का नाम था गोरा। उसमें चिलेचौन, कड़ैया और चांदला, मंगरिया और गोरा, ये 5 गांव मिलकर एक पंचायत थी। तो चिलेचौन चूंकि मेरा मायका था, कड़ैया मेरी ससुराल थी और चांदला में और मंगरिया में मेरे पति जो शिक्षक थे। तो सभी लोग एक बहन जैसा माहौल, बहू जैसा माहौल, घर जैसा माहौल था। तो मैं वहाँ अपनी बात रखती थी महिलाओं के लिए कि महिलाओं के लिए भी तो कोई योजना आना चाहिए, महिलाओं को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी समय से काम करते करते, और जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सबको लगता था कि इनकी बात, अगर कोई ये बात कर रही है तो इस बात को प्रस्ताव में लेना चाहिए। तो वहाँ प्रस्ताव सचिव लिखते थे रजिस्टर में। तो मैं कहती नहीं, मेरा प्रस्ताव भी लिखो कि मैंने ये प्रस्ताव दिया कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना बनना चाहिए जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आए और महिलाएं भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, जनप्रतिनिधि बने। तो ये मेरी जो उत्सुकता थी और मेरे जो भाव थे कि राजनीति में अगर एक कदम निकाला है तो उसको आगे निरंतर बढ़ाना, उसमें मेरे पतिदेव ने सहयोग दिया, मेरे ससुराल पक्ष ने भी सहयोग दिया। और आपको मैं सत्य बताती हूँ, मेरी ससुराल में कोई राजनीति में नहीं, मुझे विरासत में राजनीति नहीं मिली कि मेरे ससुर थे या मेरे पिताजी थे। शुद्ध रूप से मेरी ससुराल फार्मर है, किसान लोग हैं सब, और मायका मेरा सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी राजनीति में नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य था कि मैं बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात आपने अभी उल्लेखित की है कि मुझे वो पंच नहीं बनना है जिसके घर पे रजिस्टर आता हो और केवल हस्ताक्षर होते हों। कमोबेश ऐसी स्थिति कई नगरीय निकायों में देखने को मिलती है कि महिला पार्षद चुनी जाती हैं या महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं नगर परिषद, नगर पालिका की, और प्रतिनिधि के रूप में उनके पतिदेव उस बैठक में बैठते हैं। कई जगह हंगामे की खबरें भी आती, कई जगह उस चीज का विरोध भी हो जाता है। इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? क्योंकि सियासत में महिला का आना और फिर सक्रिय भागीदारी, उस जीवन को आप लगातार जी रहे हैं, लेकिन जहां ये स्थितियां नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए किसी को पार्षद या जनप्रतिनिधि चुन लिया गया है, तो इस स्थिति से निजात पाने का रास्ता क्या है? मैं आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करती हूँ और मैं ये बात कहती हूँ कि जब हमारी महिला पंच बनी है, हमारी महिला सरपंच बनी है, पार्षद बनी है, मंडी की सदस्य बनी है, जिला पंचायत जनपद की सदस्य बनी है या नगर पालिका, नगर परिषद, महापौर में अध्यक्ष बनी है, तो उनको जाना चाहिए
जब वो मीटिंग में नहीं जाएंगी तो उनको क्या मालूम। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, मैंने कोई तैयारी नहीं की क्योंकि मैंने ग्रास रूट पर काम किया है शुरू से, तो मैं वो सारी चीज़ें अपनी बता सकती हूँ। अब महिलाओं से जैसे पूछ लिया कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी आपने क्या क्या काम किया, वो चुप हो जाती, पति की तरफ देखने लगती है या अपने पुत्र की तरफ देखने लगती है या अपने सचिव की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम। तो मेरा ये मानना है, और अब तो बहुत परिवर्तन आया है, अब तो हमारी जनप्रतिनिधि बैठकों में भी जाती हैं, बात भी रखती हैं और उनको जानकारियाँ भी हैं। चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त हम जनप्रतिनिधि के नाते बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी बात को वहाँ पर रखें, तभी जनता तक आपकी बात पहुँचेगी। मैं बार बार हमारी जनप्रतिनिधियों से कहती हूँ कि आप बनी, और भाइयों से भी निवेदन करती, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इन बहनों को बोलने का अवसर दीजिए, इनको आगे बढ़ने दीजिए। अगर ये जनप्रतिनिधि बनी तब बहुत काफ़ी परिवर्तन आया है और धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। बिल्कुल, धीरे धीरे। चूंकि आपके पास एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो एक सफर है संगठन को चलाने का। चूंकि संगठन में ही वो ताकत है कि एक महिला को प्रश्न पूछने की, उत्तर देने की शक्ति अंदर से पैदा होती है। चूंकि संगठन की बैठकों में, संगठन के अभियानों में आपने भी, वहां भी अगर हम देखें तो मंडल अध्यक्ष से आपकी शुरुआत हुई, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। महिलाओं की जो स्थिति है पार्टी स्तर पर कैसी महसूस करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले महिला मोर्चा में मंडल की उपाध्यक्ष बनी होशंगाबाद, जहाँ नर्मदापुरम जो नगर हो गया। इसके बाद मैंने सदस्यता अभियान चालू किया, तो हमारे यहाँ 33 वार्ड हैं नगर में, तो मैं घर घर जाती थी और सबको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाती थी। उस समय 2 रुपए की एक रसीद कटती थी, एक कट्टा मिलता था हमको, हम 2 रुपए लेते थे सामने वाले से और उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। मैंने प्रत्येक वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को सदस्य बनाया, और बनाने के बाद जब मैं वो पैसे लेकर आती थी, किसी ने 2 का सिक्का दिया, किसी ने चिल्लड़ दी, कुछ भी, तो मैं वहाँ जमा करती थी। हमारे मंडल अध्यक्ष कहते थे कि आप बिल्कुल ईमानदारी से जो जिसने दिया फटा पुराना जो नोट वो लेके आती। तो मैंने कहा ये पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना है। मेरे काम को देखते हुए फिर मुझे मंडल अध्यक्ष बना दिया महिला मोर्चा का। फिर मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बन गई, और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के साथ साथ ही मतलब नगर पालिका के चुनाव आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया। और उस समय मैं मनोनीत पार्षद भी थी नगर पालिका में, क्योंकि उसके पहले कार्यकाल में मुझे पार्षद का टिकट मिला था। मैं जिस वार्ड में रहती थी वो एससी वार्ड था, मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकती थी, तो पड़ोसी वार्ड से मुझे टिकट दिया था। तो जब मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी हो गई, तो वहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि दीदी आप मत लड़ो पार्षद का चुनाव, क्योंकि आप अभी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हो, तो आप अपना चुनाव देखोगी तो मेरा चुनाव में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो फिर मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। उनने मुझसे एक शब्द जरूर बोले थे कि आपको अभी बहुत मौके आएंगे। जब उनने ऐसा मुझसे बोला कि आपको अभी बहुत मौके हैं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी वो टिकट, प्रकाश गौर है वो अभी भी पार्षद हैं, उनको मैंने अपनी टिकट दे दी थी कि आपको मैं समर्थन करती, आप चुनाव लड़िए। तो पार्टी ने मुझे एल्डरमैन बना दिया था। जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुए, मनोनीत पार्षद बन गई। जिस समय नगर पालिका की मुझे टिकट मिली, उस समय मैं मनोनीत पार्षद भी थी और मंडी में डायरेक्टर भी थी। होशंगाबाद कृषि उपज मंडी है, तो वहाँ पर जो किसान होते हैं वही चुनाव लड़ते हैं। तो चूंकि मैं एक किसान भी हूँ, तो फिर सिंबाल से चुनाव नहीं होते, लेकिन समर्थक खड़े करते हैं। तो हमारे जिला अध्यक्ष मधुकर राव हरणे जी थे, जो पूर्व मंत्री भी थे, हमारे विधायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा माया तुमको मंडी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे शहर की राजनीति करना है, अब ग्रामीण क्षेत्र की नहीं करना, मैं पंच बन गई, अब मुझे शहर की करना। तो उन्होंने कहा कि अभी जो किसान है वही चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि तुम एक किसान हो और तुम ये चुनाव को जीत भी जाओगी। फिर मैं मंडी का चुनाव लड़ी। मेरी किस्मत ऐसी रही कि मैं मंडी का वो चुनाव निर्विरोध जीती। 6 लोगों ने फॉर्म डाले थे, लेकिन सबने उठा ली। मैं मंडी मैं मंडी की डायरेक्टर रही, एल्डरमैन रही और महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष थी। तब पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया।
और प्रत्यक्ष चुनाव थे, वो जनता द्वारा चुनाव थे और जनता द्वारा चुनाव में मैं जीत कर आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं विजयी घोषित हुई और निश्चित रूप से वो जो सफर था, क्योंकि हम अगर एकदम किसी चीज को हासिल करेंगे तो उसमें कठिनाई होती। धीरे 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 जो परिचय बढ़ाना, लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाना, लोगों के काम करना, लोगों से व्यवहार अच्छा रखना, तो वो मेरे नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में मुझे बहुत काम आया। मैं जहाँ भी जाती थी तो बोले नहीं हम आपको वोट देंगे लेकिन पार्षद को नहीं देंगे, हम बीजेपी वाले को। तो मैं कहती क्यों नहीं दोगे? बोले वो हमारा मैटर है लेकिन हम आपको तो देंगे। तो इस प्रकार से मेरा वो सफर। और महिलाओं के लिए संगठन की मैं बात कहूँ तो अब जो महिलाओं में आशा जगी है, मैं ईमानदारी से कहती हूँ, उनके अंदर ये आशा जगी है कि दीदी सरपंच, दीदी पंच थी, फिर दीदी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रही, फिर जिला अध्यक्ष रही, फिर एल्डरमैन रही, फिर नगरपालिका अध्यक्ष रही, फिर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही। तो हम भी ऐसे ही काम करते 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 हमें भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये होप महिलाओं में है आज। मतलब मेरे जो काम को देखते हुए कहती हैं कि हम बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं, बहुत कुछ हमको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल। 33% आरक्षण को लेकर अगर हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं, देश की लगभग 19 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां महिला विधायकों की संख्या 10% से कम है, 10% के आसपास है। अगर ओवरऑल आंकड़ा देखते हैं तो 10 से 14% ही महिलाएं हैं, जबकि बात 33% की है। उस छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देख लेते हैं, सर्वाधिक चूंकि 18% के आसपास महिला विधायक हैं। हम 33% महिलाओं को कब तक विधायक और सांसद के तौर पर देख पाएंगे? बिल्कुल, आने वाले जो चुनाव है हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए, एक साथ सारे चुनाव हो जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में, और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की मोहर लग गई। आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण के आधार पर हमारी कितनी बहनें एमपी और एमएलए बनेंगी, ये आने वाला समय बहुत जल्दी बताने वाला है। बिल्कुल। अब चूंकि राज्यसभा सांसद के तौर पर आपके काम को देखते हैं तो 150 से ज्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। नर्मदा संरक्षण को लेकर आपने चिंता जाहिर की है, किस तरह की चिंता है और क्या अब हमें जमीनी स्तर पर आने वाले समय में दिखने वाला है? क्योंकि हम मां नर्मदा मैया के तट पर रहते हैं तो हम लोगों की आस्था और भक्ति मां नर्मदा मैया से बेहद जुड़ी है। मैं तो मां को साक्षात मानती हूँ कि जब मैं सदन में बोलने के लिए खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो विषय है उस पर बात करूं, लेकिन ऑटोमेटिक वो दृश्य दिखने लगता है मां नर्मदा जी का। तो मां नर्मदा जी का अभी हमारा नर्मदा लोक का काम सैंक्शन हुआ है, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव उसमें दिया है कि मां नर्मदा लोक बने, लेकिन हमारे जो घाट हैं उनकी जो सीढ़ियां हैं, क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर हो या हमारी रेवा मैया जहाँ जहाँ प्रभावित हो रही हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग भी, वरिष्ठ लोग भी आते हैं। तो ऐसी सीढ़ियाँ बने, छोटी सीढ़ियाँ, जिससे बुजुर्ग दंपतियों को भी आने में दिक्कत ना हो, और हमारे जो घाट बने वो साफ सुथरे रहें, और आसपास जो पार्क बनेंगे उनमें भी मतलब ऐसा वातावरण हो कि पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश तो हो, लेकिन लोगों को लगे कि मां नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ उनको लगे कि ये नर्मदा लोक वाकई में जैसा हमारा भगवान महाकाल लोक बना हुआ है, तो ऐसा ही नर्मदा लोक की पर्यावरण और स्वच्छता के संरक्षण को देखते हुए पूरे घाट हमारे पक्के होने का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। और मां नर्मदा मैया के लिए एक बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा जो मां नर्मदा मैया की धारा धीरे धीरे पतली हो रही थी, तो जो जेसीबी के द्वारा और पोकलेन मशीन के द्वारा जो खनन होता था उससे होती थी, खनन से नर्मदा जी की धारा पर प्रभाव पड़ रहा था, तो वो मशीनों द्वारा बंद करने का भी हम लोगों ने आवाज उठाई, और नर्मदा जी के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी स्वच्छता के लिए, कुछ गंदे नालों का पानी भी और कुछ फैक्ट्रियों का पानी भी नर्मदा जी में ना मिले, उसके लिए भी पूरा। बिल्कुल, बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ का सीवेज लाइन नर्मदा की तरफ जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनका गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी मां नर्मदा में समा जाता है।
तो चूंकि आपका एक दायरा आपने देखा कि हाँ नर्मदापुरम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की नर्मदा, लेकिन पूरे नर्मदांचल की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी जगह अवैध उत्खनन और ये जो समस्या जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं दोनों हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बात होती है सरकारों की तरफ से उस स्तर पर संरक्षण का काम चाहे अवैध उत्खनन के मामले में कर लें या मां नर्मदा संरक्षण में पर्यावरण को जोड़कर कर लें, उतना काम हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर तो जब जिस समय हमने ये बात रखी तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत इसकी पूरी सर्चिंग की, पूरा सर्वे करवाया और अमरकंटक से उद्गम स्थान से मां नर्मदा मैया निकलती हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपको कहीं पोकलेन मशीन या जेसीबी से खुदाई नहीं दिखेगी और मां नर्मदा मैया के जो नाले मिल रहे थे उनका भी पूरे राशि स्वीकृत बजट में हो गई है। टेंडर निकल गए, हमारे यहाँ खुद नर्मदापुरम में निकलेंगे। और मैं नर्मदापुरम की बात नहीं कर रही, जहाँ से मां नर्मदा मैया अमरकंटक से कलकल बह रही है और कलकल बहती हुई वो खंभात की खाड़ी तक जाए, ऐसी हमारी सरकार का प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से और अभी जो हमारा जल गंगा संवर्धन अभियान चला, देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया, तो जो छोटी छोटी नदियां थी उनके उद्गम स्थान सूख गए थे, उन पर भी जल की धारा कैसे प्रभावित हो वो काम चल रहा है। बिल्कुल, चूंकि जल संरक्षण को लेकर तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपने जिस अभियान का उल्लेख किया, आप भी बहुत सक्रिय नर्मदापुरम में नजर आए। चूंकि हम नर्मदापुरम से बार बार एक खबर देखते हैं, कायस्थ समाज का बड़ा अभियान लगातार चल रहा है जो नर्मदा घाट की सफाई करता है। ये जन जागरूकता पूरे देश में आनी चाहिए, सरकार का दायित्व और जनता की सहभागिता, इसे लेकर भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जनता भी आगे आए। देखिए, हमारा इंदौर बार बार देश में प्रथम क्यों आता है स्वच्छता में? क्योंकि वहाँ के नागरिक जागरूक हैं, वहाँ के लोग हैं। नगर निगम अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन लोगों की जो जागरूकता है, तो यही संदेश हम पूरे मध्य प्रदेश में, देश में देते हैं कि आप लोग खुद जागरूक बनिए। अगर आपने कोई चीज उपयोग की और उसका कोई पेपर या कागज है, मोदी जी खुद अपनी जैकेट की जेब में रख लेते हैं। अगर कोई चीज ऐसी उनको कोई दी है और उनका इस्तेमाल अगर उन्होंने किया है तो उस कागज को वो अपनी जैकेट की जेब में रखते हैं और अच्छा स्थान उस कागज को। तो ये सीखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा ली कि हमारा देश, हमारा नगर, हमारा प्रदेश कैसे स्वच्छ हो, तो ये संदेश देने का काम भी हम हर जगह करते हैं। बिल्कुल, चूंकि आपने बीच में उल्लेख किया मंडी और किसान परिवार से आप हैं, एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया है भावांतर योजना का, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है उस पर? भावांतर जो है उसको लेकर किसान बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि धीरे धीरे हमारी सोयाबीन की जो खेती है, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, हम लोग घर में खेती करते हैं। पहले हम लोग सोयाबीन बोते थे, अब मूंग की ओर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया था, तो सोयाबीन की जो खेती, अभी कुछ बारिश में सोयाबीन खराब भी हो गया, तो भावांतर की राशि बढ़ाकर आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक वर्चुअल बैठक ली और भावांतर की राशि देने का जो काम किया है, उससे किसानों को बहुत फायदा होगा और किसान बहुत खुश हैं। और हम छोटे छोटे चौपालों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से घर घर जाकर किसानों की रैली निकालकर लोगों में जन जागरूकता पैदा करेंगे कि ये भावांतर योजना किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी, हर सांसद को, हर जनप्रतिनिधि को एक गांव गोद लेना था। आपने किसी गांव का चयन किया और किस तरह का विकास वहां कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने संसद की दहली पर जब माथा टेका था पहली बार, तो माथा टेक कर उन्होंने साष्टांग दंड, क्योंकि वो सीन हम लोग देख रहे थे टीवी के माध्यम से, उन्होंने एक शब्द कहे थे कि ये सरकार गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की और किसानों की सरकार रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने उस पर काम किया और उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री जी का हमारे कहना है कि हम हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम कैसे करेंगे, तो उन्होंने 4 स्तंभ जो निश्चित किए हैं, उसमें किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है, तो उस चीजों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बातचीत के लिए माया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। तो हमारे साथ माया नरुलिया जी थी, जिन्होंने
महिलाओं की क्या हिस्सेदारी और क्या भागीदारी राजनीति में है और वो दौर जो गुजर चुका है वो कैसा था, ये तमाम बातें रखी। प्रमुख तौर पर अगर हम देखते हैं तो नर्मदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण एक बात का उल्लेख किया कि जो महिलाएं राजनीति में हैं, अगर वो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनी जाती हैं तो उन्हें सवाल पूछने का और जवाब देने का उत्तरदायित्व तो खुद ही निभाना चाहिए। अब देखना है कि माया जी की कही गई बात और वर्तमान में राजनीतिक दलों और सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास कितने सफल होते हैं। इस शो में इतना ही।